आज हम पढ़ेंगे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। तो बेनाइन हाइपरट्रोफी क्या होती है? बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी BPH भी अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। इट इज़ ए बिगेन enlargement. It is a begin enlargement of prostate of the prostate gland. Prostate gland, ठीक है। Generally it affects more than 60-year male पर्सन। जो 60 ईयर का जो मेल पर्सन है उसको ही ज़्यादातर अफेक्ट होता है इसमें। और थर्ड पॉइंट है, इट इज़ द ट्रीटेबल और नॉट प्रिवेंटेबल, यानी कि ये ट्रीटेबल तो है लेकिन इसका कोई भी क्योर या प्रिवेंटेबल नहीं है। तो आइए दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब अपन इसके डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशंस हैज़ बेनाइन ट्यूमर्स के नाम से भी कह सकते हैं अपन इसको, विच इंक्लूड हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्थेटिक स्ट्रोमल एंड epithelial cell resulting in development of large fairly discrete nodules in transitional zone of prostate to increase in size of prostate is called BPH। तो आइए देखते हैं जो डेफिनेशन में लिखा है कि बेनाइन ट्यूमर्स विच इंक्लूड हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट स्ट्रोमा और प्रोस्टेट एपिथेलियल सेल। जो हमारी प्रोस्टेट की जो स्ट्रोमा है और जो एपिथेलियल सेल है उसमें क्या होता है, हाइपरप्लेजिया हो जाता है। हाइपरप्लेजिया क्या होता है, जिसके अंदर साइज इंक्रीज हो जाती है किसी ऑर्गन की, रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ लार्ज फेयरली डिस्क्रीट नोडुल। जो उसके जो नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स हो जाते हैं लार्ज फेयरली डिस्क्रीट नोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स लार्जली नोड्यूल्स हो जाते हैं और ट्रांजिशनल जोन ऑफ प्रोस्टेट, और इसी से प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती है। उसी को अपन क्या कहते हैं, PPH यानी प्रोस्टेट बेनाइन ट्यूमर। अब इसके रिस्क फैक्टर देखते हैं अपन। रिस्क फैक्टर्स जैसे एज हो 40 के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ओबेसिटी,
प्रेजेंस ऑफ फीमेल फैमिली हिस्ट्री, किसी भी विथ BPH यानी कि किसी भी फैमिली में यदि BPH की फैमिली हिस्ट्री हो, और सेडेंट्री लाइफ यानी कि सेडेंट्री लाइफ हो कि वो एक्सरसाइज नहीं करता, हिलता डुलता नहीं है, उसके बाद और डायबिटीज़ 2, ये हमारे रिस्क फैक्टर हो गए। और आप इसकी पैथोलॉजी देखते हैं अपन। इटियोलॉजी फैक्टर्स, सबसे पहले इटियोलॉजी फैक्टर आएंगे जैसे कि अपने बताए थे रिस्क फैक्टर में। फिर रिड्यूस द टेस्टोस्टेरोन लेवल, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो हमारा टेस्टोस्टेरोन रिड्यूस हुआ तो इसमें हो जाएगा डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर डिहाइड्रोटेस्टोन अक्युमुलेट्स इन स्टोमल, जो अपन ने पहले ही बात की थी कि जो स्ट्रोमल और एपिथेलियल सेल में क्या होता है, हाइपरप्लेजिया, तो जो डिहाइड्रोस्ट्रोन है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा स्टोमल सेल्स के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड के, जिससे नोड्यूल हाइपरप्लेजिया, नोड्यूल्स होते हैं ना वो उसकी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, हाइपरट्रोफी हो जाएगी। फ्रॉम द इनर प्रोस्टेट रिजल्ट इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, इससे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो जाएगा, जिसकी अब प्रोस्टेट इनलार्जमेंट होने की वजह से यूरेथ्रा दब जाएगी, मतलब कंप्रेस हो जाएगी बाय द लार्ज ऑफ प्रोस्टेट की लार्ज की वजह से, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो ऑफ रिटेंशन, और इससे BPH हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि यूरिनेशन की अर्जेंसी होना, तुरंत यूरिनेशन मतलब बार बार यूरिन आना। डिफ़िकल्टी ऑफ इनिशिएटिंग ऑफ द यूरिनरी स्ट्रीम, हेजिटेंसी, यानी कि यूरिन करने में डिफ़िकल्ट होना, हेजिटेशन होना, और पेन एंड बर्निंग यूरिनेशन, यानी कि पेन होना और जलन होना यूरिनेशन पे। इंटरमिटेंसी, यानी इंटरमिटेंसी का मतलब होता है कि यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आना। फीलिंग ऑफ द ब्लैडर फुलनेस, फीलिंग ऑफ ब्लैडर फुलनेस होना, और वेकअप एट नाइट ड्यू टू अर्जेंस ऑफ यूरिनेट, यानी यूरिनेट को रात को यूरिनेशन। कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। फर्स्ट है क्रोनिक यूरिनरी रिटेंशन, वो यूरिनरी रिटेंशन कॉम्प्लिकेशन, ब्लड प्रेजेंट इन द यूरिन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि UTI। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या क्या होगा। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन, अबाउट सिम्टम्स, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी यानी USG टू फाइंड आउट द इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट्स। फिर ब्लड टेस्ट, यूरिन एनालिसिस, और 24 आवर voiding diary help to record the
रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूरिन 24 आवर। ठीक છે। प्रोस्टेट बायोप्सी सिस्टोस्कोपी जिसलिए की जाती है कि विजुअलाइज ऑफ द ब्लैडर्स। ठीक है, ये हमारा डायग्नोस हो गया और अपन मैनेजमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट आएगी अल्फा फर्स्ट ब्लॉकर। तो एग्जांपल में देखिए अपन प्रोजोसिन और टेराजोसिन, ये अल्फा फर्स्ट ब्लॉकर होती है, हमारी मेडिसिन होती है। 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर। सेकेंड है लेज़र थेरेपी, हाई एनर्जी लेज़र थेरेपी दी जाती है डिस्टोर्ट द इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट टिश्यू को। ठीक है सॉरी। अल्फ़ाबेटिव प्रोसीजर किए जाते हैं। अल्फ़ाबेटिव प्रोसीजर हाई एनर्जी लेज़र होती है जो कि प्रोस्टेट की जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको टिश्यू को डैमेज किया जाता है। प्रोस्टेट लिफ्ट होती है, इम्बोलाइजेशन होता है। ठीक है, ये अपन मैनेजमेंट में लिख देंगे। और फिर आएगा हमारा नर्सिंग केयर प्लान, जो अपन नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको बता देंगे नर्सिंग केयर प्लान। ये तो आप खुद भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। थैंक यू, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, मैं आपका लोकेश चौधरी।